जय माता की मित्रों, राशिफल का चैप्टर वापस सितंबर के लिए मैंने चालू किया है। आज बात करेंगे मेष राशि की। राशिफल जो महीने की राशि है, शायद आप सब लोग ही जानते हैं। जिसका भी चंद्रमा जिस नंबर पे बैठा है, जिस लगन में बैठा है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, तो जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो आपकी जन्म राशि है। और राशिफल देखने का तरीका या विधान या सिस्टम वही है। आपका लगन कुछ भी हो सकता है, उसका एक अलग मैटर है। लगन का प्रिडिक्शन अलग टाइप से होता है, लेकिन राशिफल ऑलमोस्ट सबका समान ही होता है, क्योंकि राशियां तो 12 ही है और आपकी लगन के हिसाब से जो प्रिडिक्शन होती है वो अलग होती है। राशि सेम जैसा ही रहता है, उसका कुछ अंश हम लोगों को दैनिक दिनचर्या में मिलता है और उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, जो अच्छा है वो तो अच्छा है। जो कोई भी थोड़ा सा खराब पोर्शन गोचर के हिसाब से हम लोगों को राशिफल में अगर चल रहा है और उसका थोड़ा सा ध्यान रख ले, तो हम लोग बहुत कुछ अननेसेसरी जो फालतू के लफड़े हैं उससे बच सकते हैं। राशिफल बताने का या जो भी सुनने वाले भाई है, बहन है, माताएं हैं, उनसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि राशिफल के विषय में इतना चिंतित नहीं होके, राशिफल का आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपके गोचर के हिसाब से कोई अगर अशुभ ग्रह आपका गोचर उस समय में या उस पीरियड में कर रहा है तो वो क्या क्या दे सकता है आपको। उससे संबंधित चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, उससे संबंधित कामों का थोड़ा ध्यान रखें, और जैसे ही उसका गोचर चेंज होता है तो बस नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। फिर इसी चैनल में गोचर कहाँ कहाँ पे कौन सा ग्रह शुभ गोचर होता है, उसका वेद कैसे होता है, ये सब पाठ मेरे दिए हुए। अष्टक वर्ग के विषय में भी दिए हुए हैं। जन्म कुंडली कैसे देखनी चाहिए नक्षत्रों के द्वारा और नक्षत्रों का फल क्या होता है, उसके विषय में तो बहुत ही ज़्यादा पाठ दिए हुए हैं, तो आप उनको जाके सुने। जब भी आपको अपना राशिफल जब आप सुने, आपको कुछ नई कुछ चीज़ पता चले या कुछ पता करना चाहते हैं आप, तो एक छोटा सा, मैं बहुत बार बोला हुआ हूँ एक बार, कि गोचर के डेली की दिनचर्या के हिसाब से अगर डेली का प्रिडिक्शन आपको करना है, कोई विशेष प्रिडिक्शन नहीं करना होता। विशेष प्रिडिक्शन करने के लिए तो बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि बहुत सी बुरी चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। नोट करना है आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए अशुभ है, कौन से अशुभ है, केवल नोटिंग करके रखनी है। कौन कौन से भावों में चंद्रमा आपका शुभ होता है और कहाँ कहाँ अशुभ होता है, वो नोटिंग करके रखनी है। और सूर्य का जैसे चेंज होता है नक्षत्र, तो उसका हर पिछले महीने का भी पाठ मैंने दिया था, तो उससे भी पता चलता है कि आपका ये महीना जैसे ही वो चेंज होगा तो वो सूर्य संक्रांति आपको इस महीने के लिए कैसे जाएगी। से आपकी राशिफल के हिसाब से अगर थोड़ा खराब लग रहा है और सूर्य का नक्षत्र गोचर के हिसाब से अगर वो ठीक लग रहा है तो वो आपको नॉर्मल जाएगी, फिर वो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज्योतिष में केवल एक चैप्टर से अगर हम लोग सोचें कि हम लोग पूरी प्रिडिक्शन कर ले या पूरे भाग्य का पता कर ले तो पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत डिपार्टमेंट है, और जन्म कुंडली अध्ययन के लिए अगर हम लोग डीप स्टडी करें तब जाके हम लोगों को कुछ प्राप्त होता है। लेकिन नॉर्मल स्टडी में इतना ज़रूर पता चल जाता है कि से आपका चंद्रमा शुभ गोचर नहीं है। आज के दिन में चंद्रमा ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 2.5 दिन में अपना हाउस चेंज कर लेता है वो। आज अगर ये मिथुन राशि पे है 1 सितंबर को, तो आप 2 या 3 तारीख को देखेंगे तो ये करेक्ट में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आपकी राशि के हिसाब से आप देख लीजिए कि चंद्रमा आपका शुभ गोचर है या नहीं। वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा सुन के नोटिंग करना है, भाई हाँ ये चंद्रमा यहाँ शुभ गोचर होता है, उसका नोट कर लिया। और आपके पास पंचांग वगैरह रहता है या मोबाइल में कोई पंचांग का ऐप वगैरह है तो आपको पता चल जाएगा। एक बार महीने 10 दिन 20 दिन तक थोड़ी तकलीफ हो सकती है ये सब चीज़ नोट करके देखने में, लेकिन उसके बाद में आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि आज चंद्रमा अगर करक में आया है तो 2 दिन बाद में ये सिंह में चला जाएगा। ऑटोमेटिक पता चलते रहता है। अगर आपको 28 नक्षत्रों का
याद हो गया मेमोरी में, ये सब देखते करते, तो आपको पता चल जाएगा कि आज ये नक्षत्र है तो नेक्स्ट अगला ये आएगा। नेक्स्ट नक्षत्र तो दूसरे दिन चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ राशिफल बताने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं ज़्यादा वो सब विषय में कोई बड़ी बड़ी बातें करके या उसके ऊपर बड़ी अच्छी फ़ोटो चिपका के ये हो वो होगा, ये सब मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिनको होता है वो उनकी उस समय में जन्म पत्री के हिसाब से उनकी दशा महादशा होती है, उनके जन्म लगन के हिसाब से उस समय में कुछ अच्छे गोचर चल रहे हैं उसके उनके हिसाब से, तब वो जाके वो फलादेश हो सकता है। लेकिन राशिफल को हमेशा नॉर्मली लेना चाहिए। कभी भी कोई ख़राब कोई अगर आपको बता रहा है तो उसको जाके आपको दिमाग में कोई अपनी सेटिंग में चेंज नहीं करनी चाहिए। खराब बता रहा है तो वो कल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में ही चंद्रमा अच्छा हो जाता है और डेली नक्षत्र चेंज होता है। तो उसके लिए विशेष कोई दिमाग में हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग क्या, बहुत से ज्योतिष जो मैं भी सुनता हूँ कई बार जब फ्री रहता हूँ, तो मतलब इस तरह का, जैसे मेरी राशि है तो मैंने सुन ली, मैं भी देखता हूँ क्या सुनाते हैं। जब उन्होंने बताया तो बड़ा आश्चर्य हो मुझको, इस तरह का तो कोई योग ही नहीं है अभी गोचर में। लेकिन वो क्या है कि केवल अट्रैक्शन लेना या उसके विषय में आपको भ्रमित करना, तो जिस तरह से बोलते हैं ना कारकों में राहु भ्रम का कारक है। राहु चाहे आपका योग कारक हो, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, अच्छे स्थानों में हो चाहे बुरे स्थानों में हो, वो अपना फल आपको भ्रम की वजह से देगा, आपके अंदर भ्रम पैदा करके देगा, दूसरे ग्रह के साथ बैठ के देगा, दूसरे ग्रह की दृष्टि की वजह से देगा। उसका खुद का तो कोई फल ही नहीं है, खुद तो फल वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक शरीर तो है नहीं, छाया ग्रह है। तो जब उसके विषय में कुछ बड़ा लंबा चौड़ा प्रिडिक्शन आता है तब मन में थोड़ी सी यही फीलिंग होती है कि राहु तो आज वृष राशि पे है तो ये 1.5 साल एक राशि पे रहता है राहु। तो जिनका जन्म लगन अगर जो राहु का खराब बताया जाता है उस टाइप का हुआ, तो फिर उस लगन में तो वो एक लगन 2 घंटे रहता है, फिर 2 घंटे जितने बच्चे पैदा हुए सबको खराब होगा। तो ये सब चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं लगा के अच्छा ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मेरा इतना ही कहना है। राशिफल सुनिए, दिमाग में केवल इतना ही रखिए कि कल ये राशिफल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कल नक्षत्र चेंज हो जाएगा आपका। आज 1 तारीख को या मेरा जैसे अगस्त में ही लास्ट वीक में आना चालू हो जाता है राशिफल, 1 सितंबर से आपका ये राशिफल है, तो वो 1 सितंबर वाला राशिफल 2 सितंबर में चेंज हो जाएगा। बहुत कुछ चेंजेज आ जाएगी उसमें, कारण आपका नक्षत्र चेंज हो जाएगा। और 3 को आपका चंद्रमा चेंज हो जाएगा, तब बहुत कुछ चेंज आ जाएगी। तो गोचर का फल चंद्रमा के ऊपर और नक्षत्र के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप नक्षत्रों में जाइए, उनको सुनिए और उनके हिसाब से अपना चंद्रमा और नक्षत्र एक नोटिंग कर लीजिए कागज पे। छोटा सा काम है केवल, मैं फॉलो करता हूँ, आप भी करके देखिए। बहुत कुछ अलग समझने को और सीखने को भी मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें भी फायदा होगा, और अगर आप खाली केवल समझना चाहते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ ओवरऑल कि मेष राशि के इंसान कैसे होते हैं। इनकी खास बातें बहुत हैं, लेकिन आज इनका कुछ माइनस पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। मेष राशि वाले को हमेशा अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। चाहे वो दूसरे के झगड़े में हो, चाहे दूसरा इनको बहला फुसला के अपना काम निकलवाना हो, कोई मेहनत वाला काम करवाना हो, तो ये इनको चढ़ा देंगे। इनको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि वो उनका बोला हुआ सब काम कर देगा। तो इनकी जो ऊर्जा है उसको बचा के रखें, अननेसेसरी गलत जगह में वेस्ट नहीं करें। काम करना है घर का कीजिए, खुद के लिए कीजिए। और अगर कोई चढ़ा रहा है तो आपके परिवार के जो आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, आपके नज़दीक है, आप उन पे विश्वास करते हैं, तो उनसे बात कीजिए, मेरे को ये क्यों चढ़ा रहा है, तो वो हकीकत बता देगा। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनों पे ज़्यादा विश्वास करिए दूसरों के बनिस्बत।
अपने आप को तकलीफ भी देंगे तो उसमें भी आपका फायदा या आपका हित छिपा हुआ होगा, ये ध्यान रखिए। बाकी बात करते हैं राहु का। जैसे मैंने बता दिया, पिछले जब अगस्त महीने की मेष राशि का फल बताया था तो मैंने राहु का बता दिया था। तो जो फल राहु का उस समय होगा वैसा ही अब भी होगा, क्योंकि नक्षत्र वही चल रहा है चंद्रमा वाला, ये नक्षत्र अभी चेंज नहीं हुआ है। कुछ अगर बदलाव होगा तो वो नक्षत्र चेंज होने से ही होगा। केवल इतना ध्यान रखें, वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बाकी राहु आपके लिए योग कारक है, कोई विशेष इफेक्ट आपको यहाँ पे देने वाला नहीं है। ज्ञान की वृद्धि कर सकता है आपकी, लेकिन वो ज्ञान के लिए आपको विशेष कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों की बातों में नहीं आके अपनों की बातों में आइए, अपनों से गाइड लीजिए। चंद्रमा चेंज होते रहता है, तो चंद्रमा का तो आप शुभ गोचर नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से चंद्रमा आपका जहाँ जहाँ रहेगा आपका अच्छा फल देगा। फर्स्ट दिन आपका चंद्रमा मिथुन राशि पे है, तो ये आपके लिए अच्छा है। कोई लंबी यात्रा करवा सकता है, जैसे घर से 2-3 दिन के लिए कहीं दूर जाना पड़ गया हो, या कहीं पे रात्रि जागरण करना पड़ गया हो, तो ऐसा कुछ वो 1 सितंबर या 2 सितंबर को कर सकता है, 3 को वापस नॉर्मल हो सकता है। तो चंद्रमा का मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ। चंद्रमा मोस्ट प्रोबली 90% घरों में शुभ गोचर रहता है, तो वो घर नोट कर लीजिए, उससे आपको पता चलता रहेगा। केवल इतना ध्यान रखिए कि आपका 6 और 8 में चंद्रमा जिस दिन भी हो, 6ठे घर में और 8वें घर में जिस दिन भी चंद्रमा हो, उस दिन आप फालतू का व्हीकल चलाना या व्हीकल चलाने वालों के साथ में रहना, या उस समय में आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो वो 2.5 दिन 5 दिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मेरा इतना ही कहना है। बाकी पूरी चीज़ तो आपकी जन्मपत्री या धन से ही पता चलेगी, लेकिन मेष राशि वालों को केवल इतना ही करना है, जब भी अशुभ गोचर हो चंद्रमा का, और अशुभ गोचर में भी 6 और 8 जब हो, उस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। बाकी मैं लिख देता हूँ, आप अगर वहाँ देखना नहीं चाहते हैं तो चंद्रमा का 1, 3, 6, 7, 10 और 11 ये आप नोट कर लीजिए। इन स्थानों में जब चंद्रमा रहता है तो शुभ गोचर होता है। अब कौन से आपकी राशि से देखने हैं आपको, आपका लगन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मेष राशि है तो तीसरा घर ये पड़ेगा, उसके बाद में पहला घर 1, 3, उसके बाद में ये 6, ये 7 और ये 10 और ये 11, ये आपके शुभ गोचर है। 1, 3, 6, 7, 10, 11, उसमें आप ध्यान रखिए। 6ठे घर का और 8वें घर का विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताया था। हालांकि 6ठे घर में 6 हाउस में चंद्रमा शुभ गोचर होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, उस समय कोई लड़ाई झगड़ा करना, किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोर्ट में जाके गवाही देना, या किसी के साथ कोई बाइक या मोटरसाइकिल पे रन करना, अगर आप जानते नहीं, आप सीखना चाहते हैं तो वो सब करना, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए उस समय में। बाकी कीजिए। मेष राशि वाले वैसे भी फॉरवर्ड होते हैं हर काम में और जल्दी सीखना चाहते हैं, गाड़ी वगैरह भी अच्छे ड्राइवर भी होते हैं। टेक्निकल जितने भी काम है, मेहनत से संबंधित जितने भी काम है, वो सब करने में उस्ताद होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन केवल 2 दिन थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी कोई अशुभ ग्रह के विषय में, अशुभ गोचर जो हो रहा है उसके विषय में नहीं बताऊंगा। केवल 6 और 8 हाउस में जब हो तब थोड़ा सा ध्यान रखिए चंद्रमा का। बाकी कोई इतना कोई विशेष खराब इफेक्ट चंद्रमा का मेष राशि वालों को देखने को नहीं मिलता। अब देखिए, आपका सूर्य और मंगल 5वें घर में है और अपनी राशि पे, सूर्य अपनी राशि पे है और मंगल अपने मित्र राशि पे है। मंगल सिंह राशि पे बहुत शुभ होता है और सूर्य तो होता ही है। तो इस समय में अगर आप कोई एजुकेशन या शिक्षा में या कोई एग्ज़ाम में या कंपटीशन में अगर वो एज के अगर आप है, तो आपके लिए सबसे सुपर पीरियड जिसको बोला जाता है ना, वो है। कब तक? सूर्य 17 तारीख तक रहेगा और मंगल जो है वो 6 तारीख तक रहेगा। लेकिन ये 6 तारीख और 17 तारीख तक, 6 तारीख तक मंगल रहेगा। मंगल यहाँ चेंज होके 6 में आ जाएगा, 6 हाउस में मतलब। और सूर्य 17 तारीख तक यहाँ रह के फिर चेंज होके ये भी मंगल के साथ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ रहेगा तो भी सुपर है, यहाँ रहेगा तो भी अच्छा।
दोनों अच्छा है, लेकिन यहाँ रहेगा तब आपको ये एजुकेशन के मामले में जो भी आप कर रहे हैं उसके मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप बच्चे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका दिमाग वैसे ही ग्रो होते रहेगा, बच्चों के विषय में इतनी चिंता यहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आगे जब ये चेंज हो जाएंगे तब भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फिर खेल कूद में थोड़ा एक्सरसाइज करने में इसमें कुछ ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा इसको कुछ ज़्यादा उस समय में ये इम्पोर्टेंस नहीं की, बस इतना सा बात है। और अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, तो उस समय में ये जो 6 तारीख तक का पीरियड है आपके लिए सुपर है, जो पहले से चला आ रहा है। अगस्त का मैंने बताया था, उस समय भी शायद बताया होगा आप लोगों को कि इस तारीख के बाद में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय में क्या है, आपकी वाणी में या आपके ज्ञान में, आपकी तर्क शक्ति में, आपके बोलने के पावर में कुछ अलग ही प्रभुत्व होगा। तो बोलने का तरीका, बताने का तरीका, ज्ञान का तरीका, इस समय में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। और सामने वाला भी आपसे, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, सामने वाला इस तरह से होगा। अगर आप सेल्समैन हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कस्टमर को आपको मतलब समझाने का तरीका आपका बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप कोई गुरु श्रेणी जैसे इंसान हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का भंडार इस समय आपके दिमाग से निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। हो सकता है आपने बुक्स में नहीं पढ़ा हो सकता है आपने कहीं नहीं पढ़ा हो। इस समय में आपकी मतलब जो दिमाग की जो कैपेसिटी और जो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही सुपर रहता है। ये आप कभी भी आजमा लीजिएगा, जब भी सूर्य और मंगल मेष राशि वालों को 5 हाउस में जब जब गोचर करेगा दोनों साथ में, जनरली सूर्य मंगल बुध शुक्र आसपास साथ ऐसे ही चलते हैं। स्पेशली सूर्य और मंगल मेष राशि में जब भी साथ हो और किसी भी भाव में हो, ये और खास बात है, किसी भी भाव में हमेशा अच्छा फल देंगे। दूसरे भावों से कनेक्टेड वो फल चेंज होते जाएंगे। और अगर खराब भावों में गोचर कर रहे हैं, जैसे 8 वगैरह में, 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन वाणी का कंट्रोल, समझाने का तरीका वो सब भावों में सेम ही रहेगा। और आपके जन्म कुंडली में अगर सूर्य और मंगल साथ में है तो आप खुद ही जानते होंगे कि आपकी बोलने की क्षमता कैसी है, सामने वाले को समझाने की क्षमता कैसी है, आपके अंदर शारीरिक शक्ति के अलावा अंदर में जो विल पावर है वो कैसा है, आप खुद ही जानते होंगे इस बात का। मेरा इतना ही कहना है, सूर्य और मंगल जब भी साथ बैठते हैं, शारीरिक शक्ति के अलावा आदमी का विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी पावर इन लोगों के शरीर में देखी जाती है। अब बुध और शुक्र आपके 6 हाउस में, यहाँ से शुक्र 6 तारीख को निकल के अपनी राशि तुला में 7th हाउस में चला जाएगा। बुध और शुक्र का कोई स्पेशल कोई वो इफेक्ट जो देखने को, दो खराब देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध अपने घर में और शुक्र 7वें भाव का मालिक है जो 6ठे घर में है। कुछ इफेक्ट परिवार में दिया होगा जो 6 तारीख को चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वो फैमिली में या कोई बिजनेस में देखने को मिलता है, लेकिन वो सूर्य और मंगल की युति की वजह से वो सब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये हल्का सा इफेक्ट होगा शुक्र का, जो आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 6 तारीख को चेंज होके बुध यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्या होगा, 6 तारीख को शुक्र चेंज होके यहाँ जाएगा और मंगल चेंज होके यहाँ आ जाएगा 6 हाउस में। अब बुध आप शुभ गोचर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बुध और मंगल 6 हाउस में दोनों का शुभ गोचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मंगल क्या आपकी राशि का स्वामी, वो 6ठे हाउस में आ जाएगा, बहुत कुछ अच्छा करेगा क्योंकि शुभ गोचर है। और मंगल थोड़ा क्रूर ग्रह है और शुभ गोचर भी है, तो आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी विल पावर को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, सब चीज़ ठीक करेगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे अपने दुश्मनों से या अपने जो आपके साथ जो दुश्मनी रखते हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता मैं, इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। अगर हो सकता है छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है कोई लंबा लड़ाई झगड़ा या बड़ा लड़ाई झगड़ा हो,
तो उसके विषय में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपकी जन्मपत्री आप खुद अगर कहीं पे प्रिडिक्ट करवाएं तो आप जानते ही होंगे कि मंगल आपको कैसा फल दे रहा है। अंशों के ऊपर डिपेंड है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस हाउस में कौन सी राशि पे बैठा है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ होगी, लेकिन गोचर के हिसाब से जो प्रिडिक्शन आएगी उसका कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना जरूर ध्यान रखना, बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, अननेसेसरी कहीं बिजी हो जाएंगे कोई किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में, बस इतना सा ध्यान रखना, आपको उससे दूर रखिएगा। हालांकि बुध होने नहीं देगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है और मंगल के साथ बैठता है, तो मंगल के पावर को, जो शक्ति होती है, उसको बुद्धि में कन्वर्ट करता है। वो उस शक्ति को अननेसेसरी व्यय होने नहीं देता है वो, तो ये बचाव करेगा, ये बात सही है। लेकिन फिर भी मेरा कहना इतना ही है कि फालतू की लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहिएगा। शुक्र 6 तारीख को यहाँ पे चेंज आ जाएगा, अपनी राशि में आ जाएगा, तो यहाँ पार्टनरशिप का बिजनेस हो, आपका कोई व्यापार हो, आपका परिवार या बच्चा है तो वो सब हो, तो उन सब के साथ अच्छी ट्यूनिंग यहाँ पे शुक्र आपको देके जाएगा और टाइम भी स्पेंड होगा इस समय में आपका। केतु आपके 8वें भाव में, उसका फल मैं पहले बता चुका हूँ। केतु का विशेष इफेक्ट राहु और केतु के विषय में केवल इतना ही है कि आपका चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये कभी शुभ नहीं होते, कभी अशुभ नहीं होते। आपसे और हमसे लेके ही शुभ अशुभ होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। और अगर अकेले बैठते हैं, कोई इनको नहीं देख रहा है और अकेले बैठ रहे हैं, तो फिर ये स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर इनका पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि ये कैसा फल देंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इनको कैसा करके रखते हैं। तो आप कैसे भी आचरण में हो, कैसा भी काम कर रहे हो, मैं ये सब तो जानता नहीं, क्योंकि फेस टू फेस तो मिलना मुश्किल है सबसे। केवल इतना ध्यान रखिए, शिव पूजा कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हम लोग सब सनातनी हैं और शिव पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं है। जब भी मौका मिले किसी भी शिवलिंग में जाएं तो दूध या जल या घी थोड़ा सा जरूर चढ़ाएं। स्पेशल इस पीरियड के विषय में मैं पूरा ये बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि क्या करना है। शनि आपके 10वें घर में है, शनि के विषय में वही रहेगा जो मैंने अगस्त में बताया था। बाकी उपाय जो है मैं लास्ट में मैंने बताया, ये मैं बताऊंगा। गुरु विशेष है यहाँ पे, गुरु का मैंने बताया भी है। गुरु की वजह से बहुत कुछ पीड़ा आपकी, चाहे वो बाकी ग्रह की वजह से हो, क्योंकि गुरु का शुभ गोचर है यहाँ पे। और शुभ गोचर गुरु का, वैसे भी गुरु बहुत से दोषों को नष्ट करता है इंसान के। तो यहाँ पे गुरु का शुभ गोचर है आपको, और बुध का और मंगल का शुभ गोचर होगा 6 तारीख को। और सूर्य और मंगल वैसे 6 तारीख तक आपके यहाँ बैठे ही हैं, फिर सूर्य 6 हाउस में आ जाएगा तो वो भी योग कारक है। तो बाकी अगर मैं देखूं सितंबर के मामले में मेष राशि के लिए बहुत सुंदर काम है। केवल इतना सा कर लीजिए, बाकी कोई भी ग्रह आपको कभी खराब फल नहीं दे, कभी भी, जब भी मौका मिलता है, खासकर अक्टूबर तक। शिव मंदिर में जाए, आप जैसी भी पूजा करते हैं करिए। ये जो काम है मैं फिलहाल प्रेजेंट वर्तमान पीरियड के लिए, जैसा कोविड का और चल रहा है चारों तरफ, उसके लिए बता रहा हूँ। वो सब राशियों में बताऊंगा। घी जरूर, शुद्ध देसी घी जरूर शिवलिंग पे चढ़ाइए, मेरा इतना ही कहना है। बाकी आपको जो करना कीजिए, जैसे पूजा करते हैं करिए, जो आप चढ़ाते हैं चढ़ाइए, क्योंकि भोलेनाथ को तो कुछ भी दो आप, सब एक्सेप्ट है वहाँ पे। केवल शिवलिंग पे लाल फूल नहीं चढ़ता है, बाकी सब चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट है। तो घी अगर 1 चम्मच है, जिसकी जैसी हैसियत है, 2 चम्मच है, 1 केजी है, 2 केजी, जितनी जैसी आप अभिषेक करना चाहते हैं, आप बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, घी का मात्रा कुछ न कुछ वैसे तो रहता है, लेकिन स्पेशली अलग से रखिए कि अगर आप कोई बड़ा आयोजन करना चाहते हैं तो फिर घी से ही अभिषेक करवाइए। जल से करवाते हैं, दूध से करवाते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ों से करवाते हैं, तो घी से ही करवा दीजिए। 1-2 अभिषेक घी से करवाइए, फिर देखिए क्या होता है। प्रेजेंट का जो पीरियड है उसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका,
भोलेनाथ को घी से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने का अपना हिम्मत नहीं है तो मेरी तरह जाके थोड़ा सा घी वहाँ पे भगवान पे चढ़ा दीजिए। बाकी बाबा है, उस तो भोलेनाथ है, ऐसे ही थोड़ा ही बोला जाता। जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा और मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि पहले ही ज़्यादा लंबा हो गया है। कुछ बातें जो बताने में क्या, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि इधर उधर की बातें नहीं बता के सब वही बताऊँ जो उस समय का पीरियड बता है, कोशिश वही है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और जो बता रहा हूँ वो इफेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।